राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नए हैं आज सब्सक्राइब नहीं करते और एक लाइक तो पहले बनता उसे जरूर दे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तंश के चेहरे पे भले ही कोई भाव नहीं था, लेकिन वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी मुट्ठियाँ आपस में कस रही थीं। तंश गुस्से से अपना हाथ कार की विंडो पर मारते हुए बोला, फास्ट। विश्वास स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, मगर जैसे ही वो लोग हाईवे के करीब पहुंचे, ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा बढ़ जा रहा था। विश्वास स्पीड को थोड़ा स्लो करता है। तंश उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। इतना कहकर वह सामने की तरफ देखता है। अमायरा की कार बहुत दूर थी। अगर वो स्पीड और कम करते तो वो अमायरा तक वह भी नहीं पहुंच पाते। वहीं अमायरा अपने कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और भी ज़्यादा कस जाती है। उसकी आंखों में अजीब से इमोशंस नज़र आ रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और आंसू भी थे, मगर उसे खुद को रोने से रोका हुआ था। अमायरा को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए बोली, आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो। मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। फिर क्यों पिछले जन्म में तुम मुझे बचाने आए थे? तुम्हारी इस हरकत के कारण मुझे एक उम्मीद मिली थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब कुछ एक धोखा है। सब कुछ धोखा। प्यार सिर्फ एक धोखा होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आई हेट यू। आई हेट यू तंश। ना चाहते हुए भी इस बार अमायरा की आंखों में आंसू बाहर आ जाते हैं, और पर वह स्पीड को भी ज़्यादा बढ़ा देती है। उसके ट्रैफिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने सिग्नल को भी तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस में अमायरा के इस तरह भागने के हर कोई शौक था। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हैरानी से हॉल में खड़ा था। उसके मिस्टर जिंदल, हर्ष, केवल, तंश और जय के चेहरों के एक्सप्रेशन देख वो सभी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। यश उन्हें घूरते मन में कहा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि इन सभी के चेहरे के रंग उड़ा हुआ है? ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जो मुझे पता करनी ही होगी। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए मिस्टर जिंदल से परेशान होकर बोला, बड़े पापा क्या हुआ? आप सब इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? मिस्टर जिंदल परेशानी को छुपाते हुए उसे जवाब देते हैं, नहीं कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। इतना कहते हुए उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर विलाप से बाहर चले जाते हैं। इस्माइली वहीं सोफे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। इस्माइली अपनी कमर पर हाथ रखती और हर्ष को देखते बोली, इस्माइली को मम्मा चाहिए। आप लोगों ने क्या किया है जो मम्मा इस्माइली को छोड़कर चली गई? हर्ष एक्सप्रेशन बदलते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ। इस्माइली, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूँ? तुम इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा करने लगी हो। इतना कहकर वह स्माइली को हाथ से पकड़ता है, मगर स्माइली उसके हाथ को झटकते हुए सोफे से नीचे कूद जाती है और वह अभी भी गुस्से में थी। उसके देखते वहीं टेबल पर टोकरी में फल देखा। वह उन फलों को उठाकर हर्ष के ऊपर फेंकते हुए बोली, आप गंदे, आप बहुत ही गंदे, सब गंदे हैं। उसके हाथ में जो भी सामान आ रहा था वह सब कुछ उठाकर फेंक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वह चीज़ें हर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर्ष इस बार अपनी दमदार आवाज़ में फड़कते हुए बोला, कड़कते हुए, स्माइली। उसने केवल स्माइली का नाम लिया, मगर उसकी आवाज़ पूरे विला में गूंज गई। बाहर खड़े गार्ड्स भी डर के कांपने लगे। स्माइली तो फिर भी एक बच्ची थी। तनिष जल्दी से स्माइली की तरफ बढ़ते हुए नाराज़ होकर बोला, क्या बिग ब्रो, आप एक छोटी बच्ची? तभी हर्ष उसे बीच में रोकते हुए कड़क आवाज़ में बोला, पर इसका एटीट्यूड आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है इसे दोबारा आर्मी कैंप में रहना है। आज ही तुम मेरे साथ चलोगी। इस्माइली रोने लगती है, पर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह सोफे से पिल्लो को उठा उसे हर्ष को फेंक देती है। हर्ष गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है तो इस्माइली को बचाते हुए जय उसे गोद में उठा लेता है। उसने हर्ष को समझाते हुए कहा, बिग ब्रो, आप इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते। वह बच्ची है अभी। यश को यह सब देखते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हर्ष जय को ऑर्डर देता है, इसे अभी नीचे उतारो और स्माइली अभी के अभी माफ़ी मांगो। जय स्माइली के नीचे उतार देता है, मगर स्माइली रोते हुए बोली,
नहीं, स्माइली माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि आप स्माइली के डैडी नहीं हैं। स्माइली को पता है कि स्माइली के डैडी नंबर 4 हैं। सभी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तनिष चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम? तो स्माइली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, स्माइली को सब पता चल गया है कि कूल मम्मा ही स्माइली की असली मम्मा है। तीनों भाइयों को एक और झटका लगा। वो तीनों एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगे कि आखिर स्माइली को ये सब कुछ कैसे पता चला। केवल भी शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़ा था। स्माइली जल्दी से विला से बाहर भाग जाती है। उसके जाने के 1 मिनट बाद ही सभी अपने होश में आते हैं और सभी ने देखा कि स्माइली गायब है, तो वो जल्दी से स्माइली को ढूंढने लगते हैं। हर्ष विला के बाहर आ गया था। वही स्माइली सड़कों पर भाग रही थी। उसके पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे अब कोई नहीं आ रहा था। वह फिर से मुड़ी और रोते हुए भागने लगी। वह कुछ दूर भागी भी थी कि अभी एक ब्लैक मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। स्माइली को समझने से पहले ही पैसेंजर सीट से एक आदमी बाहर निकला और वह स्माइली को ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर बैठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। हर्ष ने यह सब दूर से ही देख लिया था, पर वह उन तक पहुँच नहीं पाया। स्माइली रोते हुए चिल्लाने लगी, स्माइली को छोड़ो। वह आदमी हंसकर भारी आवाज़ में बोला, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल से तो हाथ आई हो। इतना कहकर वह आदमी अजीब तरीके से हंसने लगता है। हमारा हाईवे को क्रॉस करते हुए काफ़ी दूर आ चुकी थी। उसकी कार इस वक्त शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था। तंश की कार काफ़ी पीछे थी। अब तंश ड्राइव कर रहा था। वहीं अमायरा की कार में आसपास अचानक 5 से 6 कारें आ जाती हैं। देखते ही देखते एक कार अमायरा को कार्स के आगे आ गई, दूसरी उसके पीछे और तीसरी उसके लेफ़्ट साइड और चौथी पर राइट साइड। बाकी की कारें सबके पीछे चल रही थी। आसपास सफ़ेद धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते सारी कारें एकदम से गायब हो गई। एक एक कर कार सड़क के किनारे खड़ी थी, जिसके अंदर कोई नहीं था। कुछ देर बाद तश जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, वह एकदम से कार को रोक देता है। विश्वास जल्दी से बोला, डीजे, वह तो भाभी जी की कार है। तश जल्दी से अमायरा के कार के पास जाता है, पर उसके अंदर कोई नहीं था। उसका हाथ हल्का सा कांपने लगता है, पर वह अपनी मुट्ठी बंद करके एक जोरदार किक टायर पर मारता है। तंश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसके अंदर से एक डरावनी आवाज़ निकलने लगी। विश्वास घबराते हुए बोला, डीजे, वह भाभी जी। तंश सनक का साथ बोला, उसका किडनैप हो चुका है और जिसने भी किया है शायद वो जीना नहीं चाहता। वो अपनी गर्दन को थोड़ी टेढ़ी कर लेता है, जिस कारण वह और भी ज़्यादा डरावना लगने लगता है। हर्ष स्माइली को हर जगह ढूंढ रहा था, पर उसे स्माइली कहीं नहीं मिल रही थी। उसने बिना किसी को पता लगे अपने कुछ टीम मेंबर को स्माइली को ढूंढने में लगा दिया था। इस वक्त हर्ष अपने आर्मी ऑफिस में बैठा था। उसके बगल में एक आर्मी ऑफिसर बैठा था, जो तेज़ी से लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। लगभग 10 मिनट बाद वह परेशान होकर बोला, सॉरी सर, लेकिन स्माइली के हेयर बैंड ने आपने जो ट्रैकर लगाया था वह काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे। यह सुनकर हर्ष के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। वह अपना हाथ जोर से टेबल पे मारते हुए बोला, कौन हो सकता है जिसने स्माइली को किडनैप किया है? अगर उस इंसान को पैसा चाहिए होता तो अब तक वह कॉल कर चुका होता, पर अभी तक उस इंसान ने कॉल नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि उसके इरादे कुछ और हैं। हमें जल्द से जल्द स्माइली को ढूंढना होगा। एक काम करो, सीक्रेटली एक और फोर्स तैयार करो। उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सभी अपना नाम और पहचान बदल कर स्माइली को ढूंढेंगे। इतना कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यश विला में चलता तो गया, पर वो दोबारा किया जी से मिलने आया था, लेकिन किया जी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वह इस वक्त परेशान होकर अपने रूम में बैठा था। उसने अपने माथे पर मसलते हुए कहा, आखिर मॉम कहाँ गई? वह मुझे मिल क्यों नहीं रही? कहीं वह अपने किसी दोस्त के साथ बाहर तो नहीं गई है? पर फिर वह मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? इतना कहते हुए अपने फ़ोन को देखता है। उसने 100 से भी ज़्यादा बार किया जी को कॉल किया था। यश खुद को समझाते बोला, कल मॉम के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल के दिन वो भाई की मौत हुई थी। कहीं वह भाई के कब्र से फिर से बात तो नहीं करने गई? इतना कहते ही वो अपनी जगह से उठता है और चला जाता है।
तंश भी अमायरा को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही स्माइली गायब हुई थी वैसे ही अमायरा भी अचानक गायब हो गई। तंश इस वक्त पागल हुआ जा रहा था। उसने लगभग पूरे मुंबई शहर में अपने कंट्रोल में कर लिया था। हर जगह उसने अपनी नाकाबंदी लगवा दी थी। जो भी कर शहर से बाहर जा रही, जो भी कार शहर से बाहर जा रही थी या अंदर आ रही थी, वह किसी भी को चेक किया जा रहा था, हर किसी को। तंश इस वक्त उसी जगह पर था जहाँ से अमायरा गायब हुई थी। अब तक रात हो चुकी थी। वह अपनी गर्दन को मसलते हुए अपनी आंखें बंद करके कार में टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। उसके आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। तभी विश्वास भागते हुए उसके पास आया। उसने घबरा कर कहा, टीजे, एक बैड न्यूज़। तंश उसकी तरफ नहीं देखता, उसका सर अभी भी नीचे था। तभी विश्वास थोड़ा डरते हुए बोला, स्माइली किडनैप हो गई। जैसे भाभी जी का कुछ पता नहीं चल रहा है, वैसे स्माइली का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तंश जैसे ये सुनता है वह एकदम से अपनी आंखों को खोलकर अपनी लाल आंखों से विश्वास को देखता है। उसकी लाल आंखों को लेकर विश्वास की जान सूख रही थी। वह घबराते हुए मन में बोला, हे भगवान, काश मैं किसी और का असिस्टेंट होता। आपने मुझे ऐसा बॉस क्यों दिया जो बात बात पर जान निकालने को तैयार रहता है। तंश काफ़ी देर तक विश्वास को ऐसे ही देख रहा था जैसे उसे जान से मार देगा। उसके बाद उसने अपनी नज़र हटाते हुए दोबारा अपनी आंखों को बंद कर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। उसकी चुप्पी विश्वास के अंदर डर को पैदा कर रही थी। अचानक विश्वास को तंश के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह जैसे ही सिर उठाकर देखता है, तंश हंसते हुए अपने एक हाथ को कार की बोनट पर मारकर गहरी आवाज़ में बोला, सो यू आर ट्राइंग टू प्ले विद मी, इंटरेस्टिंग। उसकी बात विश्वास को समझ नहीं आई तो वह एकदम से पूछता है, आपको पता है ये सब किसने किया है? लेकिन तंश कुछ नहीं बोलता, पर उसकी गहरी आंखों में एक डेविल चमक थी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा था। वहाँ पर डिम लाइट जल रही थी। एक बेड पर एक लड़की को बंद कर रखा था और उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची को भी बंद कर रखा था। दोनों ही बेड पर काफ़ी किनारे थी। वह लड़की अपनी आंखें खोलकर उस अंधेरे कमरे को देख रही थी। तभी उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है तो वह एकदम से अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। तभी कोई दरवाज़ा खुलता। वह एक हट्टा कट्टा इंसान लगभग 6 फीट का, उसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी, मगर जब उसने बेड पर उस लड़की और उस बच्ची को बेहोश देखा तो डेविल स्माइल करके बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि मैं सामने होकर भी किसी के सामने नहीं रहूँगा और ना ही कोई मुझे पकड़ सकता है। इतना कहकर वह हंसने लगता है। तभी कोई उस आदमी के पीछे आता है। उसके घबराते हुए, बॉस, जिंदल खानदान के गार्ड्स के साथ साथ टीजे के पर्सनल आर्मी भी इन्हें ढूंढ रही है। हम ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं छुप सकते, हमें कहीं और जाना होगा। यह सुनते ही बॉस कंफ्यूज होकर बोला, टीजे टीजे क्यों इन सबको शामिल हो रहा है? आखिर इसका जिंदल खानदान से क्या लेना देना है? उस आदमी ने घबराते हुए कहा, बॉस, हमें नहीं पता, पर हमने सुना है कि इस लड़की को टीजे के साथ नाजायज़ संबंध है। यह सुनकर बॉस की आंखें में एक चमक आ गई। वह डेविल स्माइल करके बोला, फिर तो खेल में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस टीजे पर नज़र रखो। कल रात को एक खेल होगा, उस खेल में टीजे को इनवाइट करो। यह खेल आर पार का होगा। अगर वह जीता तो रानी उसकी होगी और अगर वह हारा तो उसे गुलामी करनी होगी। उसके साथ ही उस तंश जिंदल के बारे में और पता लगाओ कि उस बच्ची को जिसने जन्म दिया था, मुझे वह लड़की भी किसी भी कीमत पर चाहिए। कहकर वह फिर से हंसने लगा। वह इंसान चला जाता है। रूम में मौजूद लड़की अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोले, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया, पर उसके हाथ बंधे हुए थे और पैरों में जैसे जान ही नहीं हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना किसी भाव से अपने मन में कहा, तुमने सच में मुझे धोखा दिया है। रियली हेट यू। मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहती। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने स्माइली का चेहरा आ जाता है तो वह अपनी पकड़ बेडशीट पर और भी ज़्यादा कस लेती है। उसने अपने मन में दर्द से आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे अपनाऊं। शायद कुछ वक्त मेरा और तुम्हारा
दूर रहना ही बेहतर होगा स्माइली। जितना मैं तुमसे दूर रहूँगी शायद उतना ही मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाऊँगी। आई एम सॉरी स्माइली, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हें देखते ही मुझे ताश का धोखा याद आता है। हमारा सुबक रही थी, उसने खुद को किसी तरह रोने से रोका हुआ था। तंश वापस विला नहीं गया था। वो इस वक्त एक बार के प्राइवेट रूम में अपने भाइयों के साथ बैठा था। इस वक्त सभी के चेहरे पे अजीब से भाव थे। वहीं कोने में विश्वास खड़ा था। वह अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। किंग साइज सोफे पर तंश अकेला बैठा हुआ था और उसके सामने वाले सोफे पर हर्ष, तनिष्क और जय बैठे हुए थे। उन सभी के हाथों में रेड वाइन का ग्लास था। रूम का माहौल थोड़ा अजीब था। जय सभी के चेहरे को देखता है और उसके बाद तंश के देखते हुए पूछता है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुमने कोई प्लान बनाया है? क्या तुम्हें पता भी है कि अमायरा और स्माइली को किसने किडनैप किया है? क्या दोनों का किडनैपर एक ही है? तंश एक पल के लिए अपने सिर को उठाकर उसे देखता। उसकी आंखें लाल थीं, पर उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत अकेला हो। उसने दोबारा अपने सिर को नीचे कर लिया और अपनी रेड वाइन को देखने लगा। तंश की चुप्पी तीनों भाइयों के मन में और भी ज़्यादा सवाल पैदा कर रही थी। तनिष्क तो एक डॉक्टर था, तंश के मन को अच्छे से समझ रहा था। उसने तंश को समझाते हुए कहा, तुम फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तुम बचपन में ओवर थिंकिंग करने की इतनी आदत क्यों है? तुम चीज़ों को अपने हिसाब से इमेजिन कर लेने लगते हो और फिर टेंशन ले लेते हो। इतनी ओवर थिंक सही नहीं है। फाइनली तंश ने इस बार रिएक्ट किया और बिना सिर उठाए गहरी आवाज़ में बोला, ओवर थिंकिंग इज इंटरेस्टिंग। उसकी आवाज़ पूरे रूम में शांति को तोड़ रही थी। विश्वास भी उसकी तरफ देखने लगता है। तंश ने जब अपने सिर को उठाया तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह हल्का सा हंसा, फिर वाइन का एक ग्लास पर अपनी पकड़ को कसते हुए सरकास्टिक टोन में आगे बोला, ओवर थिंकिंग हूँ मैंने पहले भी कहा है, मैं भले ही ओवर थिंकिंग हूँ, पर मैं जो भी सोचता हूँ वह अक्सर हो जाता है। इतना कहते हुए दोबारा अपने सिर को नीचे कर लेता है। हर्ष अपने माथे को मसलकर नर्म आवाज़ में बोला, मैंने कई सारे आर्मी ऑफिसर्स को अपनी पहचान बदलकर दोनों को ढूंढने के लिए भेजा है। उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए तंश डेविल स्माइल करके बोला, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसने भी यह काम किया है उसकी नज़र हर किसी पर है। शायद वह हम सबको बहुत अच्छे से जानता है, खासकर आर्मी वालों को। जय शॉक होकर बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह कोई आर्मी ऑफिसर है जिसने किडनैप किया है? तंश कुछ नहीं बोला, मगर उसकी चुप्पी जय के सवालों को जवाब दे रही थी। सभी के मन में अब शक पैदा हो रहा था। सभी सोचने लगे, यह कौन हो सकता है आर्मी ऑफिसर? तभी हर्ष का फ़ोन बजता है। हर्ष ने जैसे ही अपने फ़ोन में आए मैसेज को देखा, वह शॉक्ड हो गया। उसके शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर तनिष्क के हाथ से फ़ोन ले लेता है। वह भी शॉक्ड हो गया। फिर जय भी फ़ोन के आए मैसेज को देखता है तो वह भी शॉक्ड हो जाता है। उसने हैरानी से कहा, क्या पिया इन सब में शामिल है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन तंश, वह तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना? लेकिन तंश कुछ भी नहीं कहता। उसने डायरेक्ट हर्ष से सवाल किया, यश का बड़ा भाई कहाँ है? उसके अचानक इस सवाल के लिए हर्ष तैयार नहीं था। उसने क्यूरियस होकर पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अचानक हर्ष रुक गया। उसने हैरानी से कहा, एक मिनट, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसने अम्मू का किडनैप किया है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बेशक श्लोक सबकी नज़रों में मर चुका है, लेकिन वह सीक्रेटली आर्मी में एक मिशन को अंजाम दे रहा है, इसलिए उसे लोगों की नज़रों में मारा गया था। और उसने कैसे? अभी वो हर्ष को यकीन नहीं हो रहा था। यश का बड़ा भाई श्लोक, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, वह कैसे अमायरा और स्माइली का किडनैप कर सकता है? यहाँ पर सभी भाई जानकर जितने शौक थे, सभी भाई सच जानकर, वहीं दूसरी तरफ अमायरा को बांध कर रखा जा रहा था। अमायरा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और उसे हाथ पैर बंधे हुए थे और वह गुस्से से एकटक सामने देख रही थी। उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसके फेशियल फीचर्स अमायरा को कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। अमायरा शांत बैठी थी। तभी सामने खड़ा इंसान डेविल स्माइल करके बोला, एक शादीशुदा लड़की का इस तरह एक हस्बैंड के
लड़के को घूरना सही नहीं है। एक शादीशुदा लड़की को इस तरह एक हैंडसम से लड़के को घूरना सही नहीं है। हमारा आंखें छोटी करके कोल्ड वॉइस में बोली, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? तुमने मुझसे क्या चाहिए? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वह इंसान हंसते बोला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी। आखिरकार हम रिश्तेदार जो हैं। अमायरा कंफ्यूज होकर पूछती है, रिश्तेदार? वह आदमी अमायरा से सोफे पर बैठते हुए, मेरा नाम श्लोक है, बस इतना याद रखो, बाकी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे, मुझे लगता है तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने लवर उस टीचर को याद कर रही हो, इसलिए मैंने कल उसे बुलाया है। तंश का नाम सुनकर अमायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी श्लोक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर उसने अफसोस से कहा, मुझे लगा था जिंदल खानदान का छोटा बेटा अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही वफादार होगा, लेकिन तुम्हारे किडनैप होते ही वह अब किसी और से आशिक लड़ा रहा है। हमारा के कान खड़े हो गए। वह गुस्से से बोली, आपका मुंह बंद रखो, समझे? श्लोक अपने फ़ोन की स्क्रीन को अमायरा की तरफ देखता है। अमायरा जैसी फ़ोन में स्क्रीन पर देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन में तंश के एक प्राइवेट रूम में बैठा था और उसके सामने पिया बैठी थी। पिया हल्का मुस्कुरा रही थी और तंश को देखते हुए डिनर कर रही थी, पर तंश के हाथ में एक वाइन थी। ऐसे लग रहा था वो लोग अपनी डेट एंजॉय कर रहे हैं। अमायरा ने अपने मन में सोचा, आज तक मुझे ये कभी भी डेट पर नहीं लेकर गया और उसने हमेशा मुझे एहसास कराया कि मैं इसके लिए बहुत मायने रखती हूँ, लेकिन मेरे गायब होने पर ये कहीं और मुँह करने चला गया। एक मिनट, कहीं पिया ही तो स्माइली की असली माँ नहीं है? यह सोचती अमायरा का चेहरा और भी ज़्यादा पीला पड़ जाता है। श्लोक डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है शायद तुम उसे प्यार कर बैठी हो, लेकिन जिंदल खानदान का हर एक मर्द धोखेबाज होता है। उन्हें किसी भी फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वह उसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे तंश ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। सुना है उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। क्या यह सच है? तुमसे प्यार करता है, लेकिन अगर करता तो कभी भी तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करता, वो भी इतनी कम उम्र में, कभी भी नहीं। अभी तो तुम सिर्फ 20 साल की हो, क्या उम्र है अभी तुम्हारी? पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ तुम्हारे बॉडी से प्यार है, तभी तो तुम्हारे प्रेग्नेंट होते उसने किसी और को ढूंढ लिया। श्लोक लगातार अमायरा को भड़का रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वहीं अमायरा काफ़ी देर तक चुप रहती है, मगर फिर अमायरा से उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता इससे तुम्हारा कोई लेना देना है। अगर वह मुझे धोखा दे भी रहा है तो वह हमारे बीच की बात है, पर तुम क्यों इसमें पड़ रहे हो? आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? अमायरा को इतने आराम से बात करते देखकर श्लोक हंसकर बोला, अभी तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक शोक मना रहा होता, पर तुम अभी भी अपने हस्बैंड की डिफेंस कर रही हो। मानना पड़ेगा। ये कहते हुए वह दांत पीस लेता है। अमायरा बहुत मुश्किल से उसके मन को शांत कर रही थी, क्योंकि तभी वह सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। उसने गौर से श्लोक को देखा और कहा, तुम्हारी शक्ल मुझे यश से जैसी क्यों लग रही है? कहीं तुम उसके मरे हुए भाई तो नहीं हो? अमायरा ने जैसे किया, श्लोक की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। उसने पास में रखा चाकू अमायरा की तरफ फेंक दिया। अंश और अमायरा काफ़ी देर तक डिनर करते रहे। पिया की बातें किए जा रही थी, वहीं तंश चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद दोनों बाहर से बाहर निकल गए। हर तरफ अंधेरा था। तंश चुपचाप अपने पॉकेट की जेब से हाथ डालकर खड़ा था। पिया मुस्कुराते हुए उसके गले मिलते लगी और आगे बढ़ती है, मगर तंश एक कदम पीछे हो जाता है। पिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम आज भी इतने ज़्यादा खड़ूस हो कि मुझे गले नहीं लगाने देते। आखिरकार हम बचपन के दोस्त हैं। खैर छोड़ो, मैंने जो कहा उसे याद रखना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम अपनी बीवी को समझाओगे तो वह ज़रूर केवल से बात करेगी, ताकि वह मुझसे शादी कर ले, वरना मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा। वह अजीब नज़रों से तंश को देखते हुए अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तंश अपनी कार से
टेक लगा कर खड़ा हो गया और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। वहीं अंधेरे में हर्ष, जय और तनिष्क भी खड़े थे। अगला दिन यश किया जी को हर जगह ढूंढ रहा था। वह आज अपने मरे हुए भाई के कब्र पर जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि किया जी वहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ तंश ब्लैक कलर की टैक्सिनो सूट पहनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और अपने मिरर में एक नज़र खुद को देखता है। फिर अपने हिप्नोटाइज ब्लू आइज के लेंस लगाता है और उनके जब खुद को मिरर में देखता है तो उसकी आंखें अब ब्लैक कलर की थी। उसने अपने फ़ोन को उठाया और रूम से बाहर आ गया। उस बीच उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तंश को देखकर भी विश्वास उसे एक बॉक्स देता है। तंश जैसे उसे बॉक्स को खोलता है उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। वह उसी बॉक्स में अपनी वॉच बाहर निकालता है जिसे अमायरा ने तोड़ दिया था। विश्वास अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, टीजे आपकी वॉच बन चुकी है। तंश उस वॉच को लगभग 10 मिनट तक देखता है और उसके बाद वह उसे पहन लेता है। विश्वास बहुत हैरान था। उसने हैरानी से कहा, पर आप तो दूसरों की टच की हुई चीज़ों को नहीं पहनते। तंश उसे गुस्से से देखता है तो विश्वास एकदम से चुप हो जाता है। तंश बिना कुछ बोले जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। कुछ ही देर में विश्वास भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार को स्टार्ट कर देता है। उसने कार को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा डरते हुए पूछा, टीजे क्या हमारे साथ गार्ड्स नहीं जाएंगे? तंश कोल्ड वॉइस में बोला, क्या उस किडनैपर ने मुझे अपने साथ गार्ड्स लाने को भी कहा था? विश्वास एकदम से चुप हो गया था और कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वह लोग एक समुद्री इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी मगर तंश का ध्यान बार बार अपनी घड़ी पर तरफ जा रहा था। कुछ दूर पर एक बोट खड़ी थी। विश्वास गहरी सांस छोड़ते हुए तंश से कहता है, प्रेसिडेंट क्या आप अकेले जाने वाले हैं? तंश उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, क्या मैं तुम्हें छोटा बच्चा दिखाई पड़ता हूँ? ये सुनकर विश्वास का मुंह बन गया। कुछ देर बाद तंश बोट पर खड़ा हो जाता है और आसपास समुद्र को देखने लगता है। बोट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तंश की नज़रें और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वह बोट के किनारे उसके रेलिंग पर पकड़कर खड़ा था और एकटक सामने की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसे एक आइलैंड नज़र आने लगा तो वह अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ उस आइलैंड में बड़े से घर के अंदर श्लोक अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, आसपास अच्छे से नज़र रखो, मुझे टीजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतना कहते हुए मुड़कर अमायरा को देखता है जो सोफे पर आराम से बैठे हुए खाने के मज़े ले रही थी। सब कुछ सेट करने के बाद श्लोक अमायरा को देखते हुए ऑर्डर देता है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है मेरे पास। अमायरा पिज़्ज़ा खाते बोली, वैसे तुम किडनैपर बहुत अच्छे हो, चाहे तो मुझे कुछ दिन और रख सकते हो। श्लोक उसे घूरते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, मुझे फॉलो करो। इतना कहते हुए वह अपने पेट की शाप में हाथ डाल आगे आगे चलने लगा। अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाल के आगे आगे चलने लगा। अमायरा अपने हाथ में अच्छे से पहुंचते हुए पिज़्ज़ा का बॉक्स उठाकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह लगातार आसपास चीज़ों को देखते हुए बोले जा रही थी, वैसे तुम्हारा यह महल काफ़ी खूबसूरत है। लगभग यह कितने का होगा, 100 करोड़ या 200 करोड़? वैसे तुम करते क्या हो? मेरा मतलब तुम इतने बड़े महल के मालिक हो, इसका मतलब अमीर हो गए। अगर कोई बिजनेस करते हो तो मुझे अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेते हो? तुम्हारे पैसे को देखते ही देखते मैं दुगना कर दूंगी, शायद 10 गुना भी। इसके बाद अमायरा की नज़र गार्डन पर पड़ी। वहाँ पर हर तरफ के फूल थे। उसने देखा वहाँ पर रखी बेंच बहुत ही शाइनिंग कर रही थी। अचानक उसके मुंह से निकला, क्या इसमें हीरे जड़े हुए हैं? श्लोक एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ, यहाँ मौजूद ज़्यादातर चीज़ों में डायमंड लगे हुए हैं। यह प्योर डायमंड है और कहीं कहीं पर गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल किया गया है। यह सुनकर अमायरा का तो चक्कर आने लगा। वह आसपास की चीज़ों को देखते हुए शौक होकर कहती है, क्यों ना तुम मुझे हमेशा यहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी से मिलवाने की। वैसे भी मेरे पति तो धोखेबाज निकला। मैं यहीं पर रहकर तुम्हें और अमीर होने का मदद करूँगी और तुम्हारी एक अच्छी सी
लड़की से शादी भी कराऊंगी। श्लोक अचानक से रुक गया और उस गुस्से से उसे देखने लगा। अमायरा थोड़ा संभल कर बोली, तुम चाहो तो अपनी पसंद की लड़की से भी शादी कर सकते हो, पर अगर मैं पसंद करूंगी तो मुझे पता होगा कि कौन लालची और कौन नहीं। इस तरह तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिलेगी। श्लोक गुस्से से बोला, क्या तुम अपना मुंह बंद कर नहीं कर सकते हो? मेरे कानों में अब दर्द हो रहा है। और अपना यह पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाकर अपना मुंह बंद करती? अगर मैंने फिर से आवाज़ सुनी ना तो मैं यह सब छीन लूँगा। हमारा मुंह बनाकर बोली, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। कहकर वह आगे आगे जाने लगी। श्लोक चिढ़कर बोला, क्या तुम्हें पता है कहाँ जाना है? यह सुनकर अमायरा रुक जाती है और श्लोक आगे आगे जा रहा था। अमायरा आसपास की चीज़ों को देखते हुए उनकी प्राइस गिन रही थी। कुछ देर में श्लोक और उसे आइलैंड पर बने एक बड़े से घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर पहुंचते ही अमायरा की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। घर बहुत सुंदर था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे भी कीमती चीज़ों से ही बनाया गया हो। श्लोक एक रेड कलर के सोफे पर बैठते हुए डेविल स्माइल करके बोला, आओ बैठो। अमायरा चुपचाप उसके बगल वाले सोफे पे बैठ जाती है। श्लोक अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करते हुए बोला, तुम्हारे लिए आज 2 सरप्राइज़ हैं। पहला सरप्राइज़ देखना चाहोगी? इतना कहते उसने बगल में रखे रिमोट का एक बटन दबा दिया। अगले ही पल फर्श अपने आप 2 हिस्सों में बंटकर अलग हो गया। अमायरा शॉक्ड हो गई। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अमायरा चौंकते हुए बोली, स्माइली। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है और फर्श के नीचे बने उस बड़े से गड्ढे में देखने लगती है। वह जितनी शौक थी उतनी घबरा कर उतना ही ज़्यादा धड़क रहा था। वह गुस्से से श्लोक को घूरते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्माइली के साथ ये सब करने की? उसे बाहर निकालो। क्या तुम पागल हो गए हो? कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। श्लोक हंसते बोला, यह तो तुम्हारे पति की नाजायज़ औलाद है और तुम्हारी सौतेली बेटी भी। तुम्हें इसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें इसके मर जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। याद करो, अमायरा, इसके बाप ने तुम्हें धोखा दिया है। अमायरा के दिल में फिर से दर्द हुआ और वो स्माइली को देखती है जो नीचे एक छोटी सी चट्टान पर खड़ी थी। आसपास चारों तरफ पानी था और बड़े बड़े क्रोकोडाइल अपने शिकार भरी नज़रों से स्माइली को देख रहे थे। स्माइली उस चट्टान पर खड़ी होकर रो रही थी। स्माइली की नज़र जैसी अमायरा पड़ी, रोते हुए बोली, मम्मा। अमायरा का दिल दर्द से भर गया। उसने घबराते हुए कहा, स्माइली हिलो मत वरना तुम नीचे गिर जाओगी, वहीं पर रहो। इसके बाद वह गुस्से से श्लोक के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम स्माइली के साथ ऐसा कर रहे हो? वह एक छोटी बच्ची है। आखिर तुम सब एक छोटी बच्ची को मोहरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सामने से जाकर जिंदल खानदान पर वार करो और उनसे बदला लो? लेकिन श्लोक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अचानक उसने अमायरा की कलाई को पकड़ लिया। उसे पकड़ काफ़ी तेजी थी। अमायरा उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह बस गुस्से में श्लोक को देखती रही थी। श्लोक डेविल स्माइल करके बोला, अगर तुम चाहती हो कि बच्ची जिंदा रहे तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और यह कब करना है यह मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। इतना कहते हुए अमायरा को छोड़ देता है। अमायरा अपने हाथ को पकड़ लेती है और गुस्से में श्लोक को देखती है। श्लोक को छूने से उसे बेचैनी हो रही थी, मगर पहले की तरह एलर्जी नहीं हो रही थी। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुला। एक लंबी परछाई अंदर एंटर हुई। ये देखकर श्लोक अपनी ठंडी और तेज आवाज़ में बोला, वेलकम टीजे। हमारा तंज का नाम सुनते ही मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, पर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। तंज जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नज़र भी सबसे पहले अमायरा पर पड़ी। अमायरा को देखते ही उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसे सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। उसके बाद तंज गुस्से से श्लोक को देखने लगा। श्लोक तंज की इंटेंस नज़रों को देखते हुए इसके चारों तरफ घूमकर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसके बाद अपना लाइटर के साथ खेलते हुए हंसते बोला, टीजे उफ तंजवर्धन जिंदल, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? हमारा के साथ साथ तंज भी थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि उसकी इस पहचान के बारे में किसी को पता नहीं था। मगर तंज जल्दी से नॉर्मल हो गया। तंज डेविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है बड़े भाई को मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है।
इसलिए तो मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर हमारा कंफ्यूज हो गई। पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह स्माइली के लिए घबरा रही थी। श्लोक उसकी आंखों में घूरते हुए दांत पीस कर बोला, सही कहा, तुमसे तो सबसे ज़्यादा प्यार है। इतना है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेना चाहता हूँ। तुम्हारे कारण मेरा प्यार चला गया। तुम्हें अच्छे से पता है मैं उसे कितना प्यार करता था। उसके बावजूद तो ने उससे शादी करने की सोची। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी और बीवी को कैसे बचाओगे। वह प्रेग्नेंट है, यह मत भूलना। जैसे उसने यह कहा, तंश गुस्से से उसकी तरफ, मगर तेजी दोबारा वह फर्श को हिस्सों में बट गया। नीचे स्माइली नजर आ रही थी, जो क्रोकोडाइलों के बीच फंसी हुई थी। वह रहते हुए मम्मा मम्मा बोल रही थी। स्माइली लगातार रो रही थी। हमारा घबराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और अचानक वहाँ जाकर खड़ी हो गई। वहाँ भी जमीन के दो हिस्सों में बट गई। हमारा एकदम से नीचे गिर जाती है। ये देखकर तंश कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और गुस्से में श्लोक को एक पंच मारता है। वह एकदम से अमायरा के पास जाने वाला था। श्लोक उसके हाथ को पकड़ हंसते हुए बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारी बेटी भी मुसीबत में है। तंश ने देखा स्माइली जहाँ एक चट्टान पर खड़ी थी, उसके आसपास पानी था और वह क्रोकोडाइल से घिरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अमायरा एक बड़े से कांच के अंदर गिरी थी, जिसमें पानी भरा भरा था। तंश के दिल में धड़कनें बढ़ने लगी। श्लोक उसे घूरते हुए बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम इनमें से किसी एक को बचा सकते हो और उसे अपनी साथ सही सलामत लेकर जा सकते हो। अब तुम यह डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है या तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है। और हाँ, यह मत सोचना कि तुम्हारी बीवी कोई नॉर्मल पानी में गिरी है। धीरे धीरे पूरा कांच पानी में भर जाएगा, फिर उसका दम घुटने लगेगा। फिर कुछ देर बाद उस पानी में जहर फैलने लगेगा। तुम्हारी बीवी के साथ साथ तुम्हारे होने वाले बच्चे भी इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। इतना कहते ही वह हंसने लगा। हमारा पानी में डूब रही थी, क्योंकि लगातार उस कांच में पानी भर रहा था। वह किसी भी तरह तंश को देखने बोली, तंश, स्माइली को बचाओ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तभी अमायरा ने चीख निकल गई। तंश उसकी तरफ बढ़ा और श्लोक शॉक होकर बोला, अरे मैं तो बताना ही भूल गया था, इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगेगा। पानी के अंदर है तो असर ज़्यादा होगा। श्लोक अमायरा से जाकर सोफे पर बैठ जाता है आराम से, और वह अपनी गन से निकालकर अपने साथ खेल रहा था। इस वक्त वह बहुत डरावना लग रहा था। स्माइली रोते हुए तंश की तरफ देख रही थी। तंश जैसे स्माइली की तरफ बढ़ता है, वैसे ही अमायरा को करंट लगता है। उसके चीखने से आवाज़ सुनकर वह रुक जाता है। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही स्माइली के करीब जो क्रोकोडाइल थे वह उस पर झपट्टा मारने लगते हैं और स्माइली चीखने लगती है। तंश की आंखों में अब डर नजर आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किसे जाकर बचाए, और क्योंकि वह दोनों को नहीं खो सकता था। श्लोक उसे इतना परेशान देखकर और भी ज़्यादा हंसने लगा। तंश अपनी जगह खड़ा हो गया, क्योंकि उसे एक को बचाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वह ऐसा था मानो कोई उसकी जान उसके मांग रहा हो। अगर कोई उसकी अपनी जान मांगता है तो शायद वह दे सकता था, मगर उन दोनों लड़कियों को किसी और को नहीं दे सकता। तभी अमायरा एक लंबी सांस लेते हुए देखती है कि तंश अभी भी खड़ा है। वो इस बार गुस्से में बोली, तुम खड़े क्यों? स्माइली के पास जाओ, वह डर रही है। वह इतना बोलती है कि उसे फिर से एक झटका लगता है, मगर इस बार वह अपने होठों को कस के दबा लेती है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर तंश का ध्यान न भटके। श्लोक सीट बजाते हुए आराम से तंश को देख रहा था और मज़े ले रहा था। वह अचानक ही काउंट करने लगता है, 3, 2। तंश खुद को शांत करके स्माइली की तरफ बढ़ता है, और वह जैसे उसे बचाने वाला होता है, अचानक जमीन के दो हिस्सों में बंटती है और वह फिर से एक हो गई। अब स्माइली नहीं दिख रही थी। तंश ने पलटकर दूसरी तरफ देखा तो अमायरा भी नहीं दिख रही थी। श्लोक किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया? तुम तो किसी को बचा नहीं पाई, मेरे प्यारे छोटे भाई। तंश अपने लाल आंखों से श्लोक को देखते हुए एकदम से उसके करीब आया और उसने अपने घुटनों को मोड़कर अपने घुटनों को श्लोक के फेफड़ों
पर रख कर जोर से प्रेस कर दिया। उसने जैसे ही दबाव बनाया, श्लोक के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, आह! और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दर्द से उसका सीना फटा जा रहा था। यह कराहते हुए बोला, छोड़ो मुझे, क्या करो तुम? अगर मैं मर गया तो तुम्हें वो दोनों कभी नहीं मिलेंगी, समझे? तंश गुस्से से अपनी 2 उंगलियों को उसके गर्दन पर रखकर उसकी एक नस को दबाकर हैवानियत से पूछता है, मुझे वह सही सलामत चाहिए, वरन कहाँ है वे दोनों? आंसर मी, वरना मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कहते हुए उसकी नस को और ज़्यादा ताकत लगाकर दबा देता है। अब श्लोक की हालत खराब हो रही थी और तंश गुस्से से उसे एक पंच मारता है, फिर अपने घुटनों से ही उसे पेट से जोर से मारता है। उस बार श्लोक का काफ़ी ज़्यादा खून उसके मुंह से बाहर निकल आया और वह पूरी तरह से हंसने लगा। तंश हैरानी से उसके सीने पर अपने पैर को रख देता है और अपने पैर से पास छुपे एक खंजर को निकालकर उसकी गर्दन को चुभो देता है। श्लोक भी जल्दी से हरकत में आता और एकदम से तंश के हाथ को पकड़कर उसे धक्का देता है और खड़ा हो जाता है। वह तंश पर गुस्से से हमला करता है, पर तंश उसके हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। वहीं उस जमीन के नीचे अमायरा के सर तक पानी आ चुका था। उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पानी के अंदर देखती है, सामने एक और कांच की दीवार लगी थी। उसके उस पर स्माइली रो रही थी। उस पर अमायरा अपनी हिम्मत नहीं हारती। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कांच को तोड़ने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। उसने कई बार कोशिश की, पर अब उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने देखा स्माइली कितनी बुरी तरह से रो रही है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। कैसे स्माइली को चलाया गया था, कैसे उसे कार से टक्कर मारी गई। स्माइली की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। अमायरा एकदम से अपनी आंखें खोलती है और इस बार पूरी ताकत लगाकर मारती है। वह कांच टूटकर बिखर गया और अमायरा भी जमीन पर गिर गई थी। कुछ टुकड़े उसके हथेली में चुभ गए थे। वह जल्दी सांसें ले रही थी। अमायरा ने देरी नहीं की और उठकर खड़ी हो गई। उसका सर चकरा, पर उसे खुद को संभाल लिया और भागते स्माइली की तरफ जाने लगी। सामने एक और दीवार थी। अमायरा ने उस दीवार को भी काफ़ी कोशिश के बाद तोड़ दिया और वह जैसे ही आगे गई, आसपास क्रोकोडाइल नजर आने लगे। उसे देखते ही स्माइली अपने हाथों को उसकी तरफ फैलाते हुए रोने बोली, मम्मा मम्मा। अमायरा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल पर खंजर मार रहा हो। वह अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए स्माइली को रिलैक्स कराते बोली, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अमायरा परेशान होकर सोचने लगी कि वह स्माइली को कैसे बचाए। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह जल्दी से अपनी सैंडल को उतार देती है और उसे दूर पानी में फेंक देती है, क्योंकि स्माइली के आसपास के बड़े से गड्ढे में पानी भरा था और वह बहुत बड़ा था। उन क्रोकोडाइल्स का ध्यान भटक गया और सभी उस तरफ जाने लगे। उनके जाते अमायरा जल्दी से पानी में कूद जाती है और स्माइली को गोद में उठा लेती है। स्माइली रोते हुए चिपक गई और रोते हुए बोलने लगी, मम्मा मम्मा। अमायरा भी उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब जाकर उसे राहत की सांस लगी। वह जल्दी से स्माइली के आंसू पोंछते हुए नाराज़गी से बोली, कितना रो लिया तुमने, देखो पूरा चेहरा लाल पड़ा है तुम्हारा, ऐसे कोई रोता है क्या? अब शांत हो जाओ, देखो मम्मा है ना आपके पास। स्माइली अमायरा को छोड़ ही नहीं रही थी। वह कांप रही थी। अमायरा देखती है कि क्रोकोडाइल फिर से वापस आ रहे हैं तो वह जल्दी से पानी से बाहर निकल आती है। अमायरा आसपास देखती है कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। स्माइली को रोना तो बंद हो गया, मगर वह अभी भी सिसक रही थी। अमायरा ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, इसलिए अब उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वह वहीं एक पोल को पास टेक लगाकर बैठ जाती है और धीरे धीरे स्माइली को शांत कराने लगती है। स्माइली एकदम से अपना सिर ऊपर करती है और अमायरा के गले में बाहें डालकर रोते की आवाज़ बोली, आप स्माइली की अच्छी मम्मा हैं। स्माइली को पता चल गया है, अब स्माइली के पास भी एक मम्मा है। यह कहते हुए उसकी आंखें एक अलग ही चमकती। वहीं अमायरा थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसे याद आने लगा कि स्माइली तंश की किसी और की बेटी है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से खराब हो जाते हैं। वह स्माइली पर से अपनी पकड़ ढीली कर देती है, मगर स्माइली को इतना खुश देखकर वह बेमन से मुस्कुराते बोली, हाँ
मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। स्माइली नाराज़ होकर बोली। पर आपने स्माइली को ये बात क्यों छुपाई? डैडी ने भी ये बात छुपाई कि वह मेरे डैडी हैं, और आपने भी छुपाई। अगर स्माइली के सभी डैडीज़ की बात ना सुनी होती, तो नानू की ये बात ना सुनी होती, तो स्माइली को पता ही नहीं चलता कि आप स्माइली की मम्मा हैं। स्माइली आपसे नाराज़ है। इतना सुनकर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं अमायरा शॉक में थी। वह पहले तो स्माइली की बात को समझ नहीं पाई, मगर फिर उसने स्माइली के दोनों गालों को पकड़कर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? तुमने क्या सुना? और डैडी ने क्या कहा था? स्माइली मुंह फुलाते बोली। स्माइली ने सबकी बात सुनी थी कि आप ही स्माइली की मम्मा हो। नानू ने कहा था कि स्माइली आपके और डैडी नंबर 1 की बेटी है, इसलिए वह आप दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन डैडी नंबर 4 ने कहा कि वह स्माइली के असली डैडी हैं, मतलब आप दोनों की स्माइली के असली डैडी मम्मा हैं। अमायरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह ऐसा था मानो सारी दुनिया को उसका सच पता है, और एक वही बेवकूफ़ थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। पर अमायरा अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वह सोचते हुए पर अमायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वह सोचते हुए दिमाग पर जोर डालने लगी और खुद से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो स्माइली मेरी बेटी कैसे हो सकती है? अगर मैं शादी के वक्त ही पहली बार तंज से मिली थी, पिछले जन्म में मैं भी, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं क्या हुआ था। अमायरा असमंजस में थी। उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर स्माइली से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? कहीं तंज ने तुमसे यह सब कहने के लिए तो जोर नहीं दिया था? अमायरा शक भरी नज़रों से स्माइली को देखती है, तो स्माइली मासूमियत से अपने सर को हिला देती है। स्माइली ने जो कहा वह सच है। स्माइली तो डैडी से गुस्सा होकर भाग गई थी, पर गंदे अंकल ने किडनैप कर लिया। अमायरा आगे कुछ नहीं पूछती। वह स्माइली को गले लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह बहुत थक चुकी थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ तंज ने श्लोक को इतना मारा था कि श्लोक अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था, अब उठ भी नहीं पा रहा था। तंज के चेहरे पर खून लगा था, मगर वह खून श्लोक का था। तंज अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ा करके अपनी गन को लोड करता और श्लोक के पैरों की तरफ पॉइंट करके दांत पीस कर बोला, मैं तुम्हें इतनी आसानी मौत नहीं दूंगा। अभी तो तुम्हें अपनी मॉम का अंतिम संस्कार भी करना है। कहकर वह डेविल स्माइल करने लगा। वहीं श्लोक शौक होते बोला, क्या? तो तंज एक सनकी की तरह हंसते बोला, तुम्हें पता है यह वही गन है जिससे मैंने तुम्हारी माँ को गोली मारी थी। इस बार तंज सच में सनकी लग रहा था, पर श्लोक गुस्से में था। तंज उसे एक किक मारता, तभी उसे सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कई सारे लोग आ जाते हैं। वह अपनी नज़र उठाकर देखता है तो हर्ष आर्मी यूनिफॉर्म में कई सारे यूनिफॉर्म्स के ऑफिसर्स के साथ आया था, और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। कुछ देर बाद हर्ष श्लोक को बंदी बना उसे अपने साथ लेकर जाता है। तंज भी अमायरा और स्माइली को ढूंढ लेता है। वह दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटे बाद अमायरा तंज के प्राइवेट रूम में लेटी हुई थी और उसके बगल में स्माइली भी थी। अचानक अमायरा अब सपना देखने लगती है जिसमें बहुत तेज बारिश हो रही है और स्माइली सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर खुशी से उछल रही है। अमायरा उसके काफ़ी दूर थी। वह लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वह घबराते हुए बोली, स्माइली हटो, स्माइली वहाँ से हटो। लेकिन स्माइली उछलते हुए हंस रही थी और अचानक भागने लगती है। तभी एक ट्रक आया और अचानक स्माइली को टक्कर मार देती है। अमायरा एकदम से घबराते उठ गई। नहीं! उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसे घबराते हुए आसपास देखा तो खुद के रूम में पाकर वह कंफ्यूज हो जाती है। उसकी नज़र जैसे ही अपने बगल में सो रही स्माइली पर गई, उसने चैन की सांस ली। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। तभी उसके कानों में पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ केवल खड़ा था। अमायरा के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। केवल परेशान होकर अमायरा के पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम फिक्र मत करो, बच्चे बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था। अमायरा एकदम से खड़ी हो जाती है। अमायरा के चेहरे के भाव अजीब थे। वे केवल की तरफ बढ़ते हुए अचानक उसकी कलाई को मरोड़ते उसके सर को बेड पर दबा देती है।
केवल एकदम से हैरान हो जाता है। तभी अमायरा गुस्से से बोली, सच में बताओ, मुझे स्माइली की माँ कौन है? अगर तुमने मुझे गलत जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर केवल पहले तो हैरान था, फिर शांत होकर बोला, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बाद में तन से बात करना। लेकिन अमायरा उसकी कलाई को और भी जोर से मरोड़ती है। इस बार गुस्से में बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सब जानना है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताओगे तो वह करूँगी जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। केवल एक पल के लिए सच में डर जाता है, मगर फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम हो स्माइली की माँ, पर इस बारे में तुम अपने पति से पूछो तो बेहतर होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। हमारा गुस्से से उसे छोड़ देती है और वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी स्माइली एकदम से उठ गई और केवल के ऊपर एक तकिया फेंकते हुए गुस्से से बोली, अच्छा हुआ पिटाई हो गई। केवल शॉक होकर बोला, तो तुम जाग रही थी? स्माइली मुंह बनाते हुए बेड से कूदी और रूम से बाहर भाग गई। वहीं तनिष्क हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तनिष्क और जय भी वहाँ मौजूद थे। श्लोक भी वहीं पर था, पर उसे बंद रखा गया था। तनिष्क गुस्से से श्लोक पर शूट करने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो अमायरा काफ़ी गुस्से से नीचे उतर रही थी। वह एकदम से खड़ा हो गया, अमायरा के पास आने लगा। अमायरा एकदम से उसके मुंह पर एक पंच मार देती है। तनिष्क हैरान था। वह कुछ कहता उससे पहले ही अमायरा आसपास देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वह गुस्से से जय के पास जाकर बोली, अपनी बेल्ट दो। जय मुंह बनाकर बोला, तुम दोनों माँ बेटी मेरी बेल्ट के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमारा उसे ही एक पंच मारते बोली, मैंने कहा दो। वह उसे अपनी बेल्ट निकाल कर देता है और जल्दी से सोफे के पीछे छुप जाता है। तनिष्क और हर्ष दोनों हैरान थे और कंफ्यूज भी। तभी अमायरा बेल्ट को अपने हाथों में घुमाते हुए एक जोरदार तनिष्क की पीठ पर मारते बोली, खुद को समझते क्या हो तुम? तनिष्क एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, वाइफी व्हाट आर यू डूइंग? अमायरा इस बार काफ़ी तेज उसके शोल्डर के पास मारते हुए बोली, अब सच बताने की बारी आई तो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हो? अभी इस इंग्लिश को अपनी जेब में रखो। जय को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जय एक्साइटेड होकर बोला, और मारो इसे, ये इसी के लायक है, यह तुम अपने बड़े भाई को भी डराता है। हमारा गुस्से से सोफे के पीछे जाकर उसे भी एक बेल्ट मारते बोली, वह अकेला क्यों मार खाए? उसके हकदार तो आप भी हैं। जय को भी बहुत जोर की लगी थी। वही अमायरा अब बेल्ट को मोड़ते हुए तनिष्क के गुस्से से देखती है तो तनिष्क सोफे के पीछे जाते हुए हकला कर बोला, क्या कर रही हो तुम? फीमेल मिस्टर जनरल क्यों बन रही हो? और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, लाइक करते जाना एंड राधे राधे।